नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्क्यो वर्ल्ड में। दोस्तों, हम लोग सातवाहन वंश की चर्चा कर रहे थे, जिसमें से गौतमी पुत्र सातकर्णी सहित उसके उत्तराधिकारियों को हमने देखा। आज हम लोग चर्चा करेंगे चेदी राजवंश की, जिसके एक महत्वपूर्ण शासक खारवेल के विषय में बात करेंगे। तो एक बार पुनः आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, खारवेल के विषय में हमको जानकारी हाथी गुम्फा नाम के एक अभिलेख से होती है, जिसमें उसके शासनकाल के लगभग 13 वर्षों के विषय में जानकारी दी गई है कि उसने किस तरीके से विजय अभियान किए थे, उसने किस तरीके से अपने राज्य को सुदृढ़ किया था, कहाँ कहाँ तक के क्षेत्र को उसने विजित कर लिया था, कौन कौन से महत्वपूर्ण राजाओं को पराजित किया था और उसकी उपलब्धियां क्या रहीं, उसका प्रारंभिक जीवन क्या रहा, उसकी धार्मिक नीति क्या रही, उसने क्या कुछ निर्माण करवाया। इसी के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर, जो कि पुणे जिले में है, वहां से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से खारवेल का एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। दरअसल यहाँ के अभिलेख के विषय में जानकारी काशी प्रसाद जायसवाल के माध्यम से होती है। तो काशी प्रसाद जायसवाल, जो कि एक वकील थे, पहले कलकत्ता में फिर पटना में, उन्होंने इसको पढ़ने का कार्य किया था। तो हम आगे देखते हैं कि इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया गया है। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल के राज्यकाल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। यही उसी के आधार पर खारवेल के व्यक्तित्व और कृतित्व का विवरण प्रस्तुत करता है। उसके प्रारंभिक जीवन के विषय में देखते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख की उत्पत्ति तथा वंश परंपरा पर कोई प्रकाश नहीं डालता है। उसे कलिंग का तीसरा शासक बताया गया है। महामेघवाहन उसका पितामह था। मंचपुरी गुफा के एक लेख में वक्रदेव नामक महामेघवाहन शासक का उल्लेख हुआ है। डीसी सरकार तथा ए के मजूमदार जैसे विद्वान इसे ही कलिंग के चेदी वंश का दूसरा शासक तथा खारवेल का पिता बताते हैं, किंतु यह पूर्णतः अनुमान परक लगता है। इस संबंध में हम निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकते। हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि जन्म से लेकर 15 वर्षों तक की अवस्था तक उसे युवा राजकुमारों के अनुसार विविध प्रकार की क्रीड़ाओं तथा विद्याओं की शिक्षा दीक्षा दी गई थी। उसका शरीर स्वस्थ तथा वर्ण गौर था। उसे लेख, मुद्रा, गणना, व्यवहार, विधि तथा दूसरी विधाओं की शिक्षा मिली थी तथा वह सभी विद्याओं में पारंगत हो गया था। 15 वर्ष की अवस्था में खारवेल युवराज बनाया गया तथा युवराज के रूप में 9 वर्षों तक प्रशासनिक कार्य में भाग लिया। 24वें वर्ष की आयु में उसका राज्याभिषेक किया गया तथा वह राजा बना। उसका विवाह ललक हत्थी सिंह नामक एक राजा की कन्या से हुआ था, जो उसकी प्रधान महिषी बन गई। तो इस तरीके से खारवेल के प्रारंभिक जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। अब इसकी उपलब्धियों के विषय में जानते हैं। उपलब्धियां: राजा होने के पश्चात प्रथम वर्ष उसने अपनी राजधानी कलिंग नगर में निर्माण कार्य करवाया। उसने तोरणों तथा प्राचीरों की मरम्मत करवाई, जो तूफान में ध्वस्त हो गए थे। उसने शीतल जल से युक्त तड़ागों का भी निर्माण करवाया। इन कार्यों में उसने 5 लाख मुद्राएं व्यय कर दी। इस प्रकार उसने अपनी प्रजा में व्यापक लोकप्रियता प्राप्त कर ली तथा राजा के रूप में उसकी स्थिति अत्यंत सुदृढ़ हो गई। तत्पश्चात उसने दिग्विजय के निमित्त एक व्यापक योजना तैयार की। अपने शासनकाल के दूसरे वर्ष खारवेल ने सातकर्णी की
शक्ति की उपेक्षा करते हुए एक विशाल सेना जिसमें अश्व, गज, रथ एवं पैदल सैनिक सभी सम्मिलित थे, पश्चिम की ओर भेजी। यह सेना कन्नवेड़ा नदी तक आगे बढ़ी तथा इसने मुसिक नगर में आतंक फैला दिया। कन्नवेड़ा नदी तथा मुसिक नगर दोनों के समीकरण के विषय में पर्याप्त मतभेद है। रैपसन तथा बरुआ कन्नवेड़ा की पहचान वैनगंगा महाराष्ट्र की एक छोटी नदी से तथा उसकी सहायक नदी कन्हन के साथ करते हैं। उन्होंने मुसिक नगर को गोदावरी घाटी में स्थित अस्सिक या अस्मक की राजधानी बताया है। काशी प्रसाद जायसवाल कन्नवेड़ा को आधुनिक कृष्णा नदी तथा मुसिक को कृष्णा तथा मुसी के संगम पर स्थित बताते हैं। सातकर्णी की पहचान सातवाहन नरेश सातकर्णी प्रथम से की जाती है। यह निश्चित नहीं है कि खारवेल तथा सातकर्णी की सेनाओं में कोई प्रत्यक्ष संघर्ष हुआ या नहीं। अस्मक सातकर्णी के प्रभाव में था, अतः वह खारवेल के आक्रमण की उपेक्षा नहीं कर सकता था। लगता है कि यह खारवेल का धावा मात्र था जिसे सातकर्णी सफलतापूर्वक टालने में समर्थ रहा। इस प्रकार खारवेल को प्रथम सैन्य अभियान में कोई विशेष सफलता नहीं प्राप्त हुई। राज्यारोहण के तीसरे वर्ष खारवेल ने अपनी राजधानी में संगीत, वाद्य, नृत्य, नाटक आदि की अभिनय द्वारा भारी उत्सव मनाया। राज्याभिषेक के चौथे वर्ष खारवेल ने बराबर के भोजकों तथा पूर्वी खानदेश और अहमदनगर के रठिकों के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजा। वे परास्त किए गए तथा उनकी सेवा करने के लिए बाध्य किया। इसी विजय के प्रसंग में विद्याधर नामक जिन की एक शाखा के निवास स्थान का उल्लेख हुआ है तथा बताया गया है कि खारवेल ने वहां निवास किया था। इसकी स्थापना कलिंग के पूर्ववर्ती राजाओं द्वारा की गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह जिनों का एक पवित्र तीर्थ स्थल बन गया था। रठिकों तथा भोजकों ने वहां अपना अधिकार कर लिया होगा। संभवतः इसी कारण वह भोजकों तथा रठिकों के विरुद्ध युद्ध में गया होगा। खारवेल ने उन्हें पराजित कर उनके रत्न एवं धन को छीन लिया। पश्चिमी भारत में उनका एक शक्तिशाली राज्य था। रठिकों तथा भोजकों का उल्लेख अशोक के लेखों में भी मिलता है। वे मौर्यों की अधीनता स्वीकार करते थे। सातवाहन वंशी शासकों के साथ उनके मैत्री संबंध थे। सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका महारठी वंश की कन्या थी। इस प्रकार खारवेल उन्हें पराजित कर निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को प्राप्त कर चुका था। अपने शासनकाल के 5वें वर्ष वह तंसुली से एक नहर के जल को अपनी राजधानी ले आया। इस नहर का निर्माण 300 वर्ष पूर्व नंद राजा द्वारा किया गया था। यह स्पष्ट नहीं है कि यह नंद राजा मगध का प्रसिद्ध शासक महापद्मनंद था अथवा कलिंग का कोई स्थानीय शासक था। छठे वर्ष में 1 लाख मुद्रा व्यय करके खारवेल ने अपनी प्रजा को सुखी करने के लिए अनेक प्रयास किए। उसने ग्रामीण तथा शहरी जनता के कर को माफ कर दिया। उसके राज्यारोहण के 7वें वर्ष का विवरण संदिग्ध मालूम पड़ता है। अपने अभिषेक के 8वें वर्ष में खारवेल ने उत्तर भारत में सैनिक अभियान किया। उसकी सेना ने गोरखगिरी बराबर की पहाड़ियों को पार करते हुए तथा मार्ग में दुर्गों को ध्वस्त करते हुए घेरा डाल दिया। उसकी सेना के डर से यवन राज दिमित की सेना आतंकित हो गई और वह मथुरा भाग गया। इस यवन शासक की पहचान सुनिश्चित नहीं हुई है। स्टेन कोनो नामक विद्वान ने इसका समीकरण डेमेट्रियस प्रथम अथवा द्वितीय से स्थापित किया है। कुछ अन्य विद्वान इसे कोई हिंद यवन अथवा शक शासक मानने के पक्ष में है। 9वें वर्ष उसने अपनी उत्तर भारत की विजय के उपलक्ष्य में प्राची नगर के दोनों किनारों पर महाविजय प्रासाद बनवाए। उसने बमणों को दानादि दिए तथा आगे की विजय के लिए
सैनिक तैयारियां की। 10वें वर्ष उसने पुनः भारतवर्ष यानी गंगा घाटी पर आक्रमण किया, परंतु कोई विशेष सफलता नहीं मिल सकी। 11वें वर्ष में खारवेल ने दक्षिण भारत की ओर ध्यान दिया। उसकी सेना ने पिथुंड नगर मद्रास के निकट के क्षेत्र को ध्वस्त कर दिया और आगे दक्षिण की ओर जाकर तमिल संघ का भेदन किया। ऐसा प्रतीत होता है कि उसका सामना करने के लिए सुदूर दक्षिण के तमिल राजाओं ने कोई संघ बना लिया, जिसे खारवेल ने नष्ट कर दिया। लेख के अनुसार खारवेल ने पिथुंड नगर में गधों का हल चलवाया था। इस जगह की पहचान मसूलीपट्टनम के निकट स्थित पिटुंड्र नामक स्थान से की जाती है, जिसका उल्लेख टॉलमी ने किया है। सुदूर दक्षिण में विजय करते हुए खारवेल पांड राज्य तक पहुंच गया। 12वें वर्ष खारवेल ने 2 सैन्य अभियान किए, एक उत्तर भारत तथा दूसरा दक्षिण भारत में। सर्वप्रथम उसने अपनी सेना को उत्तर भारत के मैदानों में भेजा तथा उसने अपने अश्वों एवं हाथियों को गंगा नदी में स्नान करवाया। मगध नरेश, जिसका नाम डॉक्टर जायसवाल तथा डॉक्टर BM बरुआ ने बृहस्पतिमित या बृहस्पतिमित पढ़ा है, पराजित हुआ तथा उसने खारवेल की अधीनता को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार यह अभियान सफल रहा तथा खारवेल अपना लूट का सामान लेकर कलिंग की जिन प्रतिमा, जिसे 3 शताब्दियों पहले नंद शासक मगध उठा ले गया था, उसको लेकर अपनी राजधानी वापस लौट गया। इस धन की सहायता से उसने सुंदर टावरों से सुसज्जित एक भव्य महल का निर्माण करवाया। डॉक्टर बरुआ के अनुसार यह भवन भुवनेश्वर में बनाया गया था। उत्तरी अभियान से निवृत्त होने के उपरांत खारवेल ने 12वें वर्ष ही दक्षिण की ओर पुनः एक अभियान किया। वह सुदूर दक्षिण में स्थित पांड राज्य तक जा पहुंचा। बताया गया है कि उसने जल तथा थल दोनों ही मार्गों से पांड्यों की राजधानी पर धावा बोला। यह अभियान पूर्ण रूपेण सफल रहा। पांड्य नरेश ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली तथा उसके लिए मुक्तामणियों का उपहार दिया। यह खारवेल का अंतिम सैन्य अभियान था। वह अपने साथ अतुल संपत्ति लेकर अपनी राजधानी वापस लौट आया। अपने शासन के 13वें वर्ष खारवेल ने कुमारी पहाड़ी पर जिन भिक्षुओं के निवास के निमित्त गुहा विहारों का निर्माण करवाया। कुमारी पहाड़ी से तात्पर्य उदयगिरी खंडगिर की पहाड़ियों से है, जो वर्तमान में उड़ीसा में दिखाई देती है। तो इस प्रकार से खारवेल के विषय में हम लोगों को जो कुछ भी जानकारी प्राप्त होती है वो उसके हाथी गुम्फा अभिलेख से होती है, जिसमें उसके 13 वर्षों के शासनकाल के विषय में चर्चा की गई है। काशी प्रसाद जायसवाल उसको पढ़ करके बताते हैं कि क्या क्या कार्य खारवेल के द्वारा किया गया था। उसकी जो धार्मिक आस्था है वो पूरी तरीके से जिन बमड़ों में दिखाई देती है, जिन भिक्षुओं में दिखाई देती है। और कई ऐसे विद्वान हैं जो मानते हैं कि यहाँ जिन का तात्पर्य बौद्ध भिक्षुओं से है, और वो जो है भिक्षुओं में ही अपनी आस्था रखता था। और बहुत से ऐसे भिक्षु थे जो उदयगिरी खंडगिर की पहाड़ियों में अलग अलग जगहों पर गुफाओं के अंदर निवास कर रहे थे। तो इस तरीके से खारवेल के कार्यों को हम देख सकते हैं। उसके कुछ निर्माण कार्यों को देखते हैं। खारवेल एक महान निर्माता था। उसने राजा होते हुए अपनी राजधानी को प्राचीरों तथा तोरणों से अलंकृत करवाया। अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष उसने भुवनेश्वर के पास उदयगिरी तथा खंडगिरी की पहाड़ियों को कटवाकर जिन भिक्षुओं के आवास के लिए गुहा विहार बनवाए थे। उदयगिरी में 19 तथा खंडगिरी में 16 गुहा विहारों का निर्माण किया गया। उदयगिरी में रानी गुम्फा तथा खंडगिरी में अनंत गुम्फा की गुफाओं में उत्कीर्ण रिलीफ चित्रकला की दृष्टि से उच्च कोटि के हैं। इन चित्रों में तत्कालीन समाज के जनजीवन की मनोरम झांकी सुरक्षित है।
उसके द्वारा बनवाया गया महाविजय प्रासाद भी एक अत्यंत भव्य भवन था। तो इस तरीके से खारवेल एक धम्मनिष्ठ बौद्ध या जैन होते हुए भी एक अच्छा निर्माण करता था। जब जब उसने विजय किया, धन लेकर के आया, अपनी राजधानी को अच्छा किया, प्राचीरों को बनवाया, भवन बनवाए, गुफाएं खुदवाईं, इस तरीके से एक धम्मनिष्ठ राजा होते हुए खारवेल ने कई निर्माण करवाए। तो आज इतना ही। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।